प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी धूमधाम से चल रही होगी। दोस्तों थर्मोडायनेमिक सीरीज में आज ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी कैलकुलेशन, राइट, एंड फॉर्मूलाज। और इसी क्रम में हम लोग सीपी और सीबी जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सीपी और सीबी को भी डिस्कस करेंगे। उनका यूनिट क्या होता है और सीपी और सीबी का इंपॉर्टेंस क्या है, उनका डेफिनेशन क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी पे होने वाला है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो है क्या? ये कुछ नहीं है, नथिंग। दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, राइट। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही आप इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखते हो। तो जीरोथ से हमने क्या सीखा था पिछले लेक्चर में? जीरोथ लॉ से हमने क्या सीखा था? जीरोथ लॉ से सीखा था कि टेम्परेचर स्केल के बारे में सीखा था। ठीक है ना, कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में। ठीक है, तो टेम्परेचर डिटर्मिनेशन मतलब टेम्परेचर मेजरमेंट हमने सीखा था। कहें तो टेम्परेचर मेजरमेंट। तो जीरोथ लॉ से हमने क्या सीखा? कोई पूछता है भाई कि जीरोथ लॉ से आप क्या लर्न करते हो या इसका क्या फिजिकल इंपॉर्टेंस है? तो फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस है कि आप इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन जानते हो कि यू क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानते हो? तो सेकंड लॉ से आप एंट्रोपी जानते हो, एंट्रोपी के बारे में जानते हो। ठीक है, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में जानते हो। और इफिशियंसी जितने होते हैं इंजन्स के, ऑल इंजन्स जितना आप पढ़ोगे हीट इंजन्स की इफिशियंसी, राइट, या सीओपी जो पढ़ते हो आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो ये सब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जान पाते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये जो मेरा नोट्स है इसमें मैं सारा कॉन्सेप्ट मेरा इसमें है। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक भी पढ़ेंगे और जहाँ जरूरत होगा डेप्थ में भी जाकर हम लोग डिस्कशन करेंगे इन ऑर्डर टू हैव अ कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। और मैं इसको आप लोग को लास्ट तक हर एक चैप्टर जो है इसको मैं डिस्कस कर दूंगा, राइट। और इसका पीवाईक्यू भी हम लोग करेंगे। तो पहले थ्योरी थोड़ा समझ लेते हैं कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। इसका अच्छा खासा फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स का ही वेटेज, जैसे रेलवे की बात करें, रेलवे जेई का या फिर किसी भी जेई में, एसएससी जेई भी, रेलवे जेई, सब में आप देख सकते हो कि फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फॉर्म, आईसी इंजन, ठीक है, मैकेनिक्स वगैरह का, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इनका एक बहुत है इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स को पहले कवर कर लेते हैं, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। देखो, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जूल ने दिया था, याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे स्टेटमेंट क्या था जूल ने जो स्टेटमेंट दिया था कि फॉर क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन। जैसे देखो एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 1 से 2 आप आ रहे हो फ्रॉम पाथ ए और फिर वापस पाथ बी से लौट जा रहे हो। तो ये मान लो कोई क्लोज सिस्टम है, ठीक है, ओपन सिस्टम नहीं है। क्लोज सिस्टम का मतलब को बताए थे हम, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या बताए थे? क्लोज सिस्टम का मतलब यह था कि इससे जो है मास का इंटरेक्शन नहीं होगा बाहर, सिस्टम से सराउंडिंग में मास बाहर नहीं आएगा, ना तो अंदर मास जाएगा। तो मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, केवल क्या होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ या तो क्यू, हीट, या फिर वर्क। दो फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, बाउंड्री फिनोमिना। तो हीट और वर्क ही बाउंड्री फिनोमिना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बाउंड्री फिनोमिना नहीं होती है, मैं आप आगे डिस्कस करूंगा। तो इसमें आप देख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि क्लोज सिस्टम में जो है कहा कि जो नेट क्यू होगा समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। सॉरी,
तो नेट समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, मतलब जो भी नेट हीट होगा, जैसे आप 1 से 2 आ रहे हो तो यहाँ पे कुछ हीट का इंटरेक्शन होगा, प्लस 2 से 1, तो दोनों हीट को अगर ऐड कर दो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, दोनों हीट को ऐड कर दो और वर्क को भी वैसे ऐड कर दो, दोनों इक्वल होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था अंडरगोइंग एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, राइट। हम लोग इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए भी देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल के लिए भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हालांकि बाद में भी आएगा वो चीज़। ठीक है, जैसे मान लो कोई सिस्टम है, पीवी डायग्राम आपका है, स्टेट 1 से आप स्टेट 2 पे जा रहे हो। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको हम एक प्रोसेस के लिए डिफाइन करूँ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे है कि Q इक्वल टू W प्लस एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, डेल्टा ई, मतलब कि कोई सिस्टम अगर आपके पास है, जैसे मान लो कि ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है, ये पिस्टन है, इसमें एयर भरा हुआ है, ये आपके पास सिस्टम है। अगर आपको इसको आपने इसको हीट दिया Q, ठीक है, तो ये हीट कहाँ कहाँ जा सकता है? ये हीट हो सकता है कि अगर आपका ये पिस्टन है जो कि मूवेबल है, ये पिस्टन आपका मूवेबल है, तो इससे कुछ वर्क हो सकता है, ऊपर जाएगा तो PdV, वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है। वर्क क्या होता है? वर्क तो हमने बताया था पिछले वर्क क्लास में, वर्क का बेसिक फॉर्मूला है PdV, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, PdV। ठीक है ना, वर्क हमने निकाला था, और वर्क हर एक प्रोसेस के लिए क्या क्या होगा, एडियाबेटिक के लिए क्या होगा, सब आपको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है, सारा डेरिवेशन नहीं से होता है, तो PdV इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम का चेंज होगा, वो पिस्टन ऊपर जाएगा तो कुछ वर्क में चला जाएगा। मान लो कि तुमने हीट दिया 20 किलो जूल, तो इसको मैं अच्छे से समझूँ, ठीक है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, आपने इसको हीट दिया Q, कितना दिया, मान लो 50 किलो जूल हीट दिया इसको। ठीक है, तो इस हीट से क्या होगा, ये इसके अंदर की एयर क्या होगी, एक्सपेंड होगी, तो वो फैलेगी तो इसको ऊपर ढकेलेगी, प्रेशर लगाएगी, तो प्रेशर जब भी आएगा तो PdV वर्क हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो ही रहा है। तो मान लो कि तुम 50 किलो जूल वर्क दिए, तो कुछ वर्क में चला जाएगा, ये जो तुम्हारी एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, 50 किलो जूल है तो उसमें कुछ वर्क में चला जाएगा। मान लो कि 30 किलो जूल वर्क में चला गया, तुम बोलोगे सर 20 किलो जूल एनर्जी कहाँ गई, तो एक्चुअली 20 किलो जूल एनर्जी जो है ना, इसमें अंदर स्टोर हो गई। क्या हो गई, इसके अंदर स्टोर हो गई, उसी को बोलते हैं डेल्टा ई, और उसी डेल्टा ई को हम बोलेंगे डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी। मतलब डेल्टा यू को डेल्टा यू कब बोलते हैं? डेल्टा ई हमने आपको पढ़ाया था एनर्जी के बारे में, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, पोटेंशियल भी आएगा, बड़े लेवल पर जो एनर्जी है, मान लो कि अगर पूरा मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन हम लोग थर्मोडायनामिक्स में इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, इसको मूव नहीं करवाते हैं, सिस्टम मेरा स्टेशनरी होता है। ठीक है, और डेल्टा यू में जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है, जैसे उसमें इंटरनल एनर्जी है ना, क्योंकि वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स के बीच होगा तो वो भी तक एनर्जी है ना, मॉलिक्यूल के बीच वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, तो उस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ट्रांसलेशन होगा आपस में, है ना, वाइब्रेशन होगा, रोटेशन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच, क्योंकि बॉन्डेड, मान लो ऑक्सीजन गैस है O2 बॉन्ड है, तो ये इसका क्या रोटेशन भी तो हो सकता है। तो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल, मॉलिक्यूल लेवल पर जो एनर्जी है उसको बोलते हैं टोटल ओवरऑल में इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। तुम्हारा जो टोटल एनर्जी है वो मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और डेल्टा यू। लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल इसको आप जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि हम स्टेशनरी थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे हमेशा। तो ये हम लोग कल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो डेल्टा यू है उसकी बात करेंगे। तो इसका मतलब जो एनर्जी कंटेंट इसमें है वो इंटरनल एनर्जी, अब से हम लोग उसको बोलेंगे कि डेल्टा यू ओनली, राइट। वैसे बोलना चाहिए मुझे डेल्टा ई, लेकिन मैं अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अगर नेग्लिजिबल मान ले रहा हूँ, थर्मोडायनामिक सिस्टम मेरा स्टेशनरी है, तो सारा का सारा एनर्जी को हम डेल्टा यू बोल सकते हैं। कि मतलब जो भी, जैसे 50 किलो जूल हमने एनर्जी दिया था, 30 किलो जूल का वर्क हो गया, जो 20 किलो जूल गया वो इसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में गया, मतलब डेल्टा यू में गया, डेल्टा यू इक्वल टू 20 किलो जूल, राइट। यही आपका कुल मिलाकर के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि Q 50 किलो जूल दिया हमने, तो वर्क हो गया 30 किलो जूल, और यहाँ पे इसका जो एनर्जी है डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई 20 किलो जूल, मतलब एक्साइटेड स्टेट में बिल्कुल एयर गैसेस आ गए। तो आप देख रहे हो Q इक्वल टू Q जो आपने दिया
W प्लस डेल यू, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये किसी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये आपका है। ठीक है, तो तुमने अभी देखा कि साइकिल के लिए मान लो कि किसी प्रोसेस के लिए बात करें तो Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू था। साइकिल के लिए देखें तो साइकिल के लिए क्या किया था कि हमने समेशन कर दिया था। ठीक है ना, ये प्रोसेस है, वो फिर वापस हमने इस प्रोसेस पर लौट गए। मान लो ए पाथ से आए थे, बी पाथ पे लौट गए। जब हम टोटल ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं तो डेल्टा यू क्या है कि आपका डेल्टा यू क्या है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा यू मान लो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है, उससे और डेल्टा यू को हम बताएंगे आपको कि ये पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट पर डिपेंड करता है, पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो डेल्टा यू जब 1 से आप 2 जा रहे हो, ठीक है, तो ये होगा T2 माइनस T1, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, सी भी T2 माइनस T1। जब 2 यहाँ से यहाँ जाओगे तो जितना इधर पॉजिटिव होगा उतना इधर नेगेटिव होगा, तो साइक्लिक में टोटल ऐड करने पर 0 हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W होता है। तुम बोलोगे सर Q इधर गए थे तो मान लो कि प्लस 50 था, इधर जाएंगे वापस तो माइनस 50 होगा, नहीं, क्योंकि Q जो है वो ये क्या बोलते हैं इसका स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब पॉइंट फंक्शन नहीं है, वो पाथ फंक्शन है। हो सकता है कि इधर से 50 गया था ना, जैसे माइनस 70 मिल जाए, वो पाथ फंक्शन है। तो Q और W जो है वो पाथ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसलिए डेल्टा यू जो है साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, 0 होगा, पॉइंट फंक्शन है, मतलब जहाँ तक चले थे वहीं आप आ गए, और ये चूंकि पॉइंट फंक्शन है, पाथ से उसको लेना देना है नहीं, तो नेट डेल्टा यू क्या होगा, 0 होगा साइकिल में। लेकिन ये 0 समेशन क्यों 0 नहीं होगा, समेशन W 0 नहीं होगा, क्योंकि दीज आर पाथ फंक्शंस, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। इस पाथ से आए तो 50, इस पाथ से आए तो हो सकता है कि 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, तो नेट जो होगा ना -100 प्लस 50, तो नेट क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा, मतलब नेट कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि हीट इज ए पाथ फंक्शन। ठीक है, आप पहले पढ़ चुके हो कि वर्क इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कहने का मतलब समझते हो कि वो पाथ पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया ही कि मान लो कि प्रोसेस अब 1 से 2 को जा रहा है, ठीक है, और 1 से 2 कोई इस पाथ से पहुंच रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ये सारे इक्विलिब्रियम पोजीशन से होते हुए यहाँ पहुंच रहा है। तो जब तुम 1 से 2 आ रहे हो तो इस पाथ से आओगे तो हो सकता है वर्क तुम्हें 50 किलो जूल करना पड़े, और ये पाथ से आओगे तो हो सकता है कि तुम्हें वर्क 100 जूल करना पड़े, 100 किलो जूल करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया पाथ, इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो वर्क भी पाथ फंक्शन होता है, हीट भी पाथ फंक्शन होता है। ठीक है ना, लेकिन इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं होता है। अगर इंटरनल एनर्जी यू की बात करें, अगर 1 से 2 आप आ रहे हो, अगर हम डेल्टा यू की बात करें कि यू कितना होगा, यू में कितना इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, अगर इस पाथ से आ रहे हों और इस पाथ से आ रहे हों, तो हो सकता है कि इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर 20 किलो जूल हुआ है तो इस स्टेट से भी 20 किलो जूल ही होगा, इतना आप समझ लो। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ में सेम ही होगा, बस ये केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, पॉइंट पे, मतलब कि इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। तो ये पॉइंट का फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन इसको बोल सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका, तो यहाँ से आपने देखा कि वी कैन कंक्लूड दैट हीट इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है, सेम वर्क भी वही पाथ फंक्शन है, तो वर्क और हीट के लिए दोनों के लिए लागू होता है। तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, कल बताया था हमने आपको पिछले लेक्चर में। बाउंड्री फिनोमिना है, पता ही आपको, हीट और वर्क जब भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ही फॉर्म है, लेकिन जब तक बाउंड्री से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा इसको हम हीट और वर्क नहीं बोलेंगे। हीट वही है जो या तो बाउंड्री से इन हो रहा हो या आउट हो रहा है, वर्क वही है जो इन हो रहा है या आउट हो रहा है। वर्क होता है कि चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू डीवी, पीडीवी, अगर कुछ इस तरीके का हो रहा है तो वर्क उसको बोलते हैं। और क्यू होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, कुछ मान लो कि सराउंडिंग इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, सराउंडिंग का 20 डिग्री है, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो बाहर हो रहा है सराउंडिंग से। तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का फ्लो हो तो वो हीट है, सिंपल। हीट का फ्लो होना चाहिए अंदर से बाहर, ऐसा नहीं कि आप हीट दे रहे हो और अंदर ही उसका टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इधर इंसुलेशन पोल लगा दिए हो, अच्छे से एस्बेस्टस लगा दिए हो, बाहर कुछ हीट आ ही नहीं रहा है, तो भाई तुम्हारी वो, तुम इसको हीट भी कर रहे हो ना। ठीक है, मतलब मान लो कि हीटेड भी है
और मान लो कि 100 डिग्री पे हीटेड है तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो चूंकि तुमने इंसुलेटर यहाँ पे लगा दिया है तो हीट यहाँ आएगा ही नहीं, तो हीट का फ्लो जीरो हो जाएगा। तो तुम बोलोगे जो इसके अंदर जो टेम्परेचर का जो एनर्जी है वो है इंटरनल एनर्जी, जो इसके अंदर ही एनर्जी रह गया एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो एनर्जी जो कंटेंट इसका है, बोलते हैं ना कि मेरा एनर्जी 50 किलो जूल है, तो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी की तरह से हम कह सकते हैं समझने के लिए, वो इंटरनल एनर्जी है 50 किलो जूल। तो इंटरनल एनर्जी और हीट में अंतर समझना बहुत जरूरी है हीट ट्रांसफर में। क्यू जो है हीट ट्रांसफर है, ये बाउंड्री से बाहर आती है, या है ना, बाउंड्री क्रॉस करती है, लेकिन यू बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है, इतना आप समझ लो। दूसरा हमने क्या सीखा इससे, फर्स्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अभी हमने आपको बताया, आपको जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, उसका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी होता है पाथ फंक्शन, नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी होता है पॉइंट फंक्शन 1 और 2, बिल्कुल 1 और 2 पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा एनर्जी। कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी इज पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, ठीक है, ये पाथ फंक्शन नहीं है। तो यहां तक हमने ये सीखा कि हीट और वर्क ये क्या है, पाथ फंक्शन, पाथ पर डिपेंड करेंगे, किस रास्ते आप जा रहे हो। भले आप इनिशियल फाइनल सेम है, भले आप 1 से 2 ही जा रहे हो, लेकिन अलग अलग रास्ते से जा रहे हो तो अलग अलग हीट एंड वर्क होगा। वर्क तो तुम ऐसे भी समझे थे कि अगर 1 से 2 इससे जा रहे हो तो इतना एरिया होगा पीडीवी, है ना, अगर तुम इससे जा रहे हो तो वर्क तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हीट और वर्क पाथ फंक्शन होता है। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी तुम्हारा है, एनर्जी जो है, एनर्जी कंटेंट जिसको बोलते हो इंटरनल एनर्जी, ये है पॉइंट फंक्शन, है पाथ फंक्शन नहीं है। तुम किसी भी रास्ते से जाओ, अगर से 1 से 2 ही जा रहे हो, तुम किसी भी रास्ते से जाओ, इससे जाओ, इससे जाओ, इससे जाओ, अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम होगा, 10 किलो जूल इससे भी होगा, 10 किलो जूल इससे भी होगा, 10 किलो जूल इससे भी होगा। चलिए, तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया। वर्क का फॉर्मूला आप जान ही रहो, ठीक है। तो Q इक्वल टू W प्लस E, डेल्टा ई, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। डेल्टा ई या फिर डेल्टा ई वो आप लिख सकते हो, इंटरनल एनर्जी। ये है किसी भी प्रोसेस के लिए। साइकिल के लिए करोगे तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर से अगर 50 था तो इधर से हो जाएगा -50, तो साइकिल में ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो साइकिल के लिए हमने बताया जाता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। कह रहे कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम मान लो है, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब क्या, कि ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब किसी तरह का कोई एनर्जी का बाउंड्री से ट्रांसफर बाहर नहीं हो रहा है। तो बाउंड्री से बाहर ट्रांसफर होने वाला एनर्जी दो एनर्जी का 2 फॉर्म है, एक Q है, एक W है। यही तो है बाउंड्री फिनोमिना, बाउंड्री से ट्रांसफर होता है लोग। तो ये 2 ऐसे एनर्जी हैं जो बाउंड्री से ट्रांसफर होते हैं। तो मतलब कोई ट्रांसफर बाहर नहीं है एनर्जी का, मतलब Q भी 0 है और W भी 0 है। तो फॉर्मूला लगा दो, तो फर्स्ट ऑफ W प्लस डेल्टा ई, या डेल्टा यू भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो हम अभी यू की ही बात करेंगे। तो E 0 है, तो मतलब डेल्टा E इक्वल टू 0, मतलब चेंजिंग इंटरनल एनर्जी या चेंजिंग एनर्जी इज इक्वल टू 0, मतलब एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट, एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के केस में एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा। यूनिवर्स की अगर बात करें हम, तो यूनिवर्स भी तो वैसा ही है। यूनिवर्स के बाहर तो कुछ दुनिया है नहीं, तो ना उधर वर्क ट्रांसफर होगा, ना हीट, कुछ है ही नहीं, तो ट्रांसफर कहाँ से होगा। इसका मतलब कि यूनिवर्स का एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक एंट्रोपी आता है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज, एंट्रोपी हमेशा यूनिवर्स का इंक्रीज कर रहा होता है। इन दोनों में अंतर समझना आप, ठीक है। जब मैं एंट्रोपी के चैप्टर में आऊँगा तो आपको डिस्कशन कर बताऊँगा उसको। एक मशीन होता है PMM1, परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट टाइप, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप का परपेचुअल मतलब एक काल्पनिक मशीन है, इमेजिनरी मशीन है। तो इमेजिनरी मशीन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चलता है ये है क्या। परपेचुअल मतलब होता है कंटिन्यूअस। जैसे कहता है कि इस कोई एक मशीन हो इमेजिनरी दुनिया में जिसमें हीट हम कुछ उसको ना दे रहे हों, ठीक है। जो तुम्हारी बाइक है, कार है, या जो भी इंजन तुम्हारे हैं, तो उसको तुम हीट देते हो। जैसे पेट्रोल जल रही है तो हीट उसको मिल रही है ना भाई। स्टीम पावर प्लांट में क्या है, वहाँ पे कोल जला रहे हो या पेट्रोल जला रहे हो या अन्य कम्बस्टिबल सब्सटेंस जला रहे हो, तो उससे हीट जो जनरेट हो रही है, वाटर को स्टीम मतलब कन्वर्ट कर रही है, और फिर वो स्टीम से आपको क्या हो रहा है, टरबाइन पे जा रहा है, टरबाइन रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है।
टोटल ही प्रोसेस है। तो हर एक जगह हीट इनपुट के रूप में होता ही होता है, तभी आपको वर्क आउटपुट मिलता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। तो ये कहता है कि नहीं, बिना हीट के क्यू अगर जीरो हो तो भी हमें वर्क मिलेगा, ऐसा मशीन पॉसिबल है क्या? तो ऐसा मशीन पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये सेम सिंपल चीज़ है यहाँ पे। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, 20 मिनट का लेक्चर हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले सेशन में हम लोग सीपी सीवी और नेक्स्ट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए।